अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो हो गए जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो 100% ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। यह आपने कोई बिजनेस करने के हिसाब से कोई कंपनी की एजेंसी ली है और वहाँ पर आपने कुछ मनी डिपॉजिट करवाई है, मार्जिन मनी डिपॉजिट करवाई है, तो वो आपके क्या कहलाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसेट का पार्ट है। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू करते समय नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लेते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, जैसे डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया है, 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर लिखा हुआ है 8% डिवेंचर। तो 8% डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज, तो उस 1 लाख पर उस बिजनेसमैन को एवरी ईयर 8,000 का इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब कंपनी कितना कमा रही है नहीं कमा रही है, आपको 8,000 एवरी ईयर मिलेगा। जैसे परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में आपने FDR करवाई, FDR आप करवाते हैं, बैंक उस पर जो रेट बोलती है उस रेट से आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, तो वो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आपने पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने पैसा सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई लैंड परचेज करके रख दी, तो ये सब क्या कहलाता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ होगा और उसके बाद में कहेगा कि सब कुछ एडजस्टमेंट हम उस प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करना भूल गए या ये एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब इनमें से आपको देखना होगा कि किन किन को हमें ऐड करना है और किन किन को हमें लेस करना है। ऐड में हम लेते हैं एबनॉर्मल लॉसेज, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। एबनॉर्मल लॉस कोई हुआ है तो लॉस बाय फायर हो गया आपके बिजनेस में, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट होने से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था, अब उसको वापस क्या करना, ऐड करना है, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, माल चोरी हो गया तो ये इससे आपका प्रॉफिट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो उसको आपको प्लस करना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट आपने सेल की, सेल करने से आपको उस पर क्या हुआ, लॉस हुआ। जैसे बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट थी 1 लाख और वो फिक्स एसेट 1 लाख वाली फिक्स एसेट आपने 70,000 में सेल की, तो 30,000 का लॉस हुआ। वो लॉस होने से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था, उस प्रॉफिट को वापस आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। फिर कह रहा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक एक्सेस अमाउंट से शो कर दिया, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपने अंडर वैल्यू से शो कर दिया। ये शो करने से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था, उस प्रॉफिट को वापस आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंसेज। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंसेज, जैसे कोई हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, कार परचेज की, कोई भी फिक्स एसेट परचेज की, वो फिक्स एसेट हमने परचेज की तो उसको हमें बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करना चाहिए, पर बाय मिस्टेक उसको हमारे अकाउंटेंट ने उसको गलती से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल दिया। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाने की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो उस प्रॉफिट को वापस आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो फर्स्ट रीजन आया एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, और भी कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो वो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट को बेचने से लॉस हुआ है।
ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये कई जगह काम आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेना या रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल मान लेना, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेज, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर शो इन द बैलेंस शीट एसेट, और हमने उसको कहाँ शो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, P&L डेबिट में शो करने से उस साल का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है ईयर का, उसको वापस आपको इंक्रीज करना। अब इसके रिवर्स, लेस एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। यहाँ पर हमने क्या लिया कि साहब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। जैसे आपकी कोई फिक्स एसेट मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख है, आपने उस एसेट को मार्केट में 2,40,000 में सेल किया, तब यहाँ पर 2 लाख वाली एसेट अगर 2,40,000 में सेल होती है तो 40,000 का आपके प्रॉफिट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कहलाता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज शो इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो ओवर वैल्यूएशन यानी क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया, उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो उसको वापस आपको क्या करना है, लेस करना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, उस कंडीशन में भी जैसा स्टॉक ओपनिंग में हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो, तो एक बार प्रॉफिट बढ़ता है उसको वापस हमें डिक्रीज करना होता है। फिर आया नॉन ट्रेड इनकम। नॉन ट्रेड इनकम में आया कि भाई ऐसी इनकम जिसका बिजनेस से रिलेशन नहीं है लेकिन बिजनेसमैन को रिसीव हो रही है, उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इनकम। जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। रेंट रिसीव, आपको रेंट रिसीव हो रहा है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, उसमें बिजनेस का कोई रोल नहीं है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ लगाया, अब वहाँ पर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, नॉन ट्रेड इनकम, इसमें ट्रेड एक्टिविटी कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट रिसीव, आपने बैंक में FDR करवाई या किसी को पैसा फाइनेंस किया, वहाँ से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, नॉन ट्रेड इनकम। डिविडेंड रिसीव, आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है कि साहब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, वहाँ से आपको डिविडेंड आ रहा है, एवरी ईयर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये नॉन ट्रेड इनकम कहलाती है। अब पार्टनर का रेम्यूनरेशन जो हम शो करना भूल गए, क्वेश्चन कह रहा है इसका एडजस्टमेंट कीजिए, तो पार्टनर रेम्यूनरेशन कोई है तो उसको लेस किया जाएगा, तब हमारे पास अवेलेबल होगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो अगर हमारे क्वेश्चन में सिंपल प्रॉफिट दिया हुआ है तो ऐड लेस कर दिया, वो प्रॉफिट के बाद में कुछ एडजस्टमेंट दे देता है, अगर एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो इनको हमें ध्यान में रखना है कि इन आइटम्स को हमें ऐड करना है और इन आइटम्स को हमें लेस करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई कोई भी एक्सपेंसेज है, कोई भी लॉसेज है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एक्सपेंसेज और लॉसेज है, और वो अगर इंक्लूड हो गए हैं तो वापस आपको क्या करना होगा, लेस। और कोई भी इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है पर हुई हुई है, इनकम में ऐड हुई हुई है, तो उसको लेस करना। मेन समरी इसकी यही है कि एक्सपेंसेज दिखाने की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होता है, उसको वापस ऐड करते हैं, और इनकम दिखाने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उसको वापस लेस करना है। वैसे तो हम एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लेते हैं टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, मैक्सिमम केस में ये काम में लिया जाता है। पर यदि आपके क्वेश्चन में when remuneration to partner given in question, when remuneration to partners given in question, कि पार्टनर्स ये कहते हैं कि अगर हम इस बिजनेस में काम नहीं करते तो हम कहीं और वर्किंग करते, और हम कहीं और वर्किंग करते तो हमें नॉर्मल रेमुनरेशन कहीं पर भी काम करते तो इतना मिलता, पर पार्टनर का दिया हुआ होगा तो 2 पार्टनर तो 2 के हिसाब से लीजिए, एनुअल रेमुनरेशन 3 है तो 3 के हिसाब से जितने भी हैं। तो when remuneration to partner given in question then average profit, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स माइनस रेमुनरेशन टू पार्टनर। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट वही तरीका है
लास्ट 3, 4, 5 ईयर के प्रॉफिट और लॉस दिए होंगे, अपॉन में लेना है नंबर ऑफ ईयर्स माइनस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अब एक बात रह गई थी हमारे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स या लॉसेज जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आते हैं। बैलेंस शीट की एसेट में ये लॉसेज हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमेशा लायबिलिटीज में शो होता है, और डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट में ऑल फिक्स एसेट और करंट एसेट आने के बाद में एंड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको एक पार्टनरशिप फर्म अगर एडवर्टाइजमेंट पे हैवी एक्सपेंसेस करती है तो उसको आने वाले टाइम में धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी एक भारी एक्सपेंस हो जाता है जिसको आने वाले टाइम में पार्टनरशिप फर्म धीरे धीरे राइट ऑफ करती है, तो इनको हम फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड मेथड कर रहे हैं, वह है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट, फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट आता है, बाद में हमारे को सुपर प्रॉफिट मिलता है। एवरेज प्रॉफिट का वही फॉर्मूला है जो हमने पहले फाइंड आउट किया था कि साहब एवरेज प्रॉफिट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जो फर्स्ट मेथड में आपको बताया था कि टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसमें आपके पास लास्ट 3 to 4 ईयर 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए होंगे, और जितने नंबर ऑफ ईयर के प्रॉफिट लॉस लेते हो उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, उससे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आता है। अब है आपका सेकंड नंबर, वह है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। मैक्सिमम केस में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन इन द क्वेश्चन। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी, और अगर नहीं दी हुई होगी तो वो हम आगे बात करेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाकी मैक्सिमम केस में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन इन द क्वेश्चन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है इसमें कि एक बिजनेस में, हमारे जैसे और भी बिजनेस हैं, तो वो बिजनेस करते हैं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कितने % रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गई, वो 100% आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज, इसलिए अपॉन में 100 आ जाएगा। जब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है, फिर हम फाइंड करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वो सुपर प्रॉफिट होगा। और सुपर प्रॉफिट हमेशा क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। अगर सुपर प्रॉफिट एडवर्स में आ गया तो वो सुपर प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो लॉस होगा। इसलिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना है और डिफरेंस आना चाहिए, वो फेवरेबल आना चाहिए, वही हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। फिर हम गुडविल ऑफ द फर्म फाइंड करते हैं, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड किया कि पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, उससे आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म अवेलेबल हो जाती है। अब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने ऊपर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बताया गया है वो कैपिटल जिसको आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है और उससे आपका बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस।
कि आपके बिजनेस को, आपके पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को चलाने के लिए जो आपने पैसा लगाया है, जो आपके बिजनेस में कैपिटल रन है, वही कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सेम आएगी। आप चाहें तो एसेट साइड अप्रोच काम में ले सकते हैं, आप चाहें तो लायबिलिटी साइड अप्रोच काम में ले सकते हैं। एसेट साइड अप्रोच काम में लेते हैं, उसमें हमको क्या लेना, ऑल एसेट। ऑल एसेट, अब ऑल एसेट यानी ग्रांड टोटल ऑफ एसेट। अब उसमें से किन किन को आपको इंक्लूड नहीं करना है, एक्सेप्ट गुडविल, क्योंकि गुडविल की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, इसलिए ऑल एसेट में गुडविल इंक्लूड नहीं होगी। एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, तो ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ऑल एसेट यानी ग्रांड टोटल ऑफ एसेट, एसेट साइड की टोटल, उसमें से आपको इंक्लूड क्या नहीं करना है, एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज का मीनिंग है यहाँ पर आपके क्रेडिटर, आपके बीपी, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आपकी फर्म से पैसा मांगता है, अमाउंट की डिमांड करता है, ड्यू है उसमें, मतलब वो मांगता है आपसे, तो वो सब आउटसाइडर लायबिलिटीज कहलाते हैं। अब लायबिलिटी साइड अप्रोच से आप लेते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का तरीका है, कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल प्लस रिजर्व, पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। पार्टनर की कैपिटल प्लस रिजर्व, आपको इन दोनों को प्लस करना है। अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल है तो उस गुडविल को आपको डिडक्ट करना है। कोई फिक्टिशियस एसेट है तो लेस करनी है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हमें लेस करना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए वैसे तो यहाँ तक आपकी फर्म गुडविल मैक्सिमम क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगी। ये कभी कभार रिक्वायरमेंट होती है, और इसके आगे भी हम बात करेंगे, वो भी कभी कभार रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान में हमको होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम केस में सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट और गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट हो जाती है। तो एवरेज प्रॉफिट का तरीका जो फर्स्ट मेथड में लिया वही है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन इन द क्वेश्चन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन इन द क्वेश्चन, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज, इसलिए अपॉन में 100 आया। जब ये दोनों प्रॉफिट आ जाते हैं उससे में आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट लेस करते हैं, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। फिर आई गुडविल ऑफ द फर्म, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग है, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। एक बिजनेस को चलाने के लिए जो आपने पैसा लगाया है वो सब कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। एसेट साइड अप्रोच यानी एसेट साइड को आप ध्यान में रखते हुए कैसे करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल एसेट, उसमें आपको गुडविल नहीं लेनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, एंड फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगी, और माइनस क्या करना है, आउटसाइडर लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज साइड अप्रोच लेते हैं, लायबिलिटीज को कंसीडर करते हुए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका है पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक माइनस फिक्टिशियस एसेट और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट मेथड कर रहे हैं, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें दो मेथड बताए हुए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमेशा हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जाना चाहिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन करवानी है तो 100% क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में
सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट जो फर्स्ट मेथड में हमने सीखा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, वो का वही तरीका है कि टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। सेकंड है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसमें सेकंड स्टेप में हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी होती है। उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूले से आ जाएगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन में दी हुई होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग बताया आपको कि भाई हमारे जैसे और बिजनेस हैं वो कितने % प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये 100% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। फिर आया नेट एसेट। ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्सिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड आर 100% सेम। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने सेकंड मेथड में सीखा था वही इस तरीका इसमें काम में लेना है कि आपकी जो टोटल एसेट है उसमें गुडविल इंक्लूड नहीं होगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे और फिक्सिशियस एसेट का मतलब होता है लॉसेज एसेट। वो लॉसेज एसेट इसमें नहीं आएगी। लॉसेज एसेट में आता है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं अगर आपकी एसेट साइड में हो तो। और माइनस करना आउटसाइडर लायबिलिटीज, इसमें आपके क्रेडिटर, BP, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड आर सेम। फिर गुडविल। गुडविल के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस जो सेकंड पॉइंट में हमने लिया, गुडविल हमको इस मेथड से फाइंड करनी है, गुडविल ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस क्या करना है आपको नेट एसेट, जो वैल्यू आएगी वो गुडविल आ जाएगी। इस कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज काम में नहीं आता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज सिर्फ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में काम आता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई रोल नहीं है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट। अब हमने लिया कैपिटलाइजेशन, ये तो हमारा मेथड यहाँ पर एंड हुआ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो उसको फॉलो करें। अगर क्वेश्चन कह रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करिए तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना चाहिए। इसमें कैलकुलेशन काम है और रिजल्ट फास्ट आता है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फर्म की गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट किया था कि पहले एवरेज प्रॉफिट फिर नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करते हैं, जो डिफरेंस आता है वो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट काम में लेना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट की डिमांड करें तो एवरेज प्रॉफिट, अदरवाइज सुपर प्रॉफिट काम में लेते हैं।